तो ये है, कोलरास का नियम भी लिख के आता है, कोलराउस का नियम भी लिख के आता है। जैसा भी आ जाए, कोल तो लिखा रहेगा, राउस समझ लेना, कोलराउस लिखा हो, कोलरास लिखा हो, ऐसा। ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, इससे संबंधित सवाल भी आते हैं 4 नंबर वाले, तो इसको समझते हैं। तो सीधा है, यदि आप इस सूत्र को पढ़ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा वो बताना, है ना। तो देखिए, अनंत तनुता पर, कल बताया था अनंत तनुता का मतलब क्या है ना। अनंत तनुता का मतलब ये होता है कि जिसमें विद्युत अपघट्ट की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो। दूसरा ये भी मतलब है कि जैसे मान लो किसी में पानी में ही नमक घोले थोड़ा सा, तो उसमें Na+ होता है और Cl- होता है। ये एक दूसरे से इतना चले जाएं जितना मैं कल बताया था, क्या हो जाए इनमें, है ना, इतना दूर चले जाए कि इसमें अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये खींच के दोबारा पास में न आ पाए, तो ये क्या कहला जाएगा कि ये अनंत तनुता कहला जाएगा। अनंत तनुता का समझ में आ गया। तो 2 तरीके से बता सकते हो कि जो विद्युत अपघट्ट की मात्रा है उसमें विलेय की मात्रा है बहुत ही कम हो और विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो, या फिर कह सकते हो कि जो अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है आयनों के बीच का, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। उसको हम क्या बोलेंगे, अनंत तनुता पर। किसी विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता, ये सीमांत मोलर चालकता हो गई। ठीक है ना, इसको भी देखते जाना। ये विद्युत अपघट्ट की क्या कहला गई, सीमांत। ऊपर 0 लगा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीमांत। तो इसको पढ़ सकते हो, अनंत तनुता पर, है ना, सीमांत मोलर चालकता, विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता, उसके सभी धन आयनों, ये जो लिखा है ना, ये क्या कहलाया, ये V+ कहला गया, ये λ+ कहला गया, ये क्या कहलाया, धन आयन का कहला गया। धन आयनों और ऋण आयनों की, और ये वाला क्या हो गया, ऋण आयन का हो गया, ऋण आयन की अलग अलग सीमांत मोलर आयनिक चालकताओं के कुल योग के बराबर होती है। ये कोलरास का नियम है। अब जो है, जो शब्द है उससे तो सूत्र बना है, पर आपको उल्टा करना है, सूत्र से शब्द बनाना है। ठीक है, तो इसका नाम लो, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की, फिर इसको बोलेंगे, ये इसका मतलब सीमांत मोलर चालकता, इसका नाम समझ में आया। फिर से देखो, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता, ठीक है, उसके सभी धन आयनों और ये सभी ऋण आयनों की सीमांत मोलर चालकता, ये जो लैम्डा लिखा है वो क्या हो गया, सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको बोलना है धन आयन, इसको बोलना है ऋण आयन, फिर इसको बोलना है सीमांत मोलर चालकताओं के योग के कैसा होता है, बराबर। बना लोगे परिभाषा। हाँ, तो बोल के बताओ फिर से यहाँ पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता सभी धन आयनों और ऋण आयनों के अलग अलग सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये कहता है क्या, किसका नियम, कोलरास का नियम। और सूत्र याद हो गया, पहले ये λm है, यहाँ भी लैम्डा लैम्डा लिखा है। ठीक है, बस ये लैम्डा छोटा लैम्डा कहला गया, जैसे अंग्रेजी में छोटे बड़े अक्षर होते हैं वैसे ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा। ये प्लस के लिए हो गया मोल, सीमांत मोलर चालकता है, किसके लिए हो गया, माइनस। और ये जो V+ है, V- है, ये उसका धन आयन का मान, और ये क्या कहलाया, ऋण आयन का मान कहला गया। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी बताया कि λ+ और ये लैम्डा जो -0 लिखा है, धन आयन ऋण आयन की क्या है, सीमांत मोलर चालकता है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड के लिए हमको क्लोरास का नियम लिखना है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं किए हैं, ये वाला पूरा का पूरा लिख दिए है ना, नीचे क्या लिख दिए हैं, NaCl। अब यहाँ जो प्लस लिखा है तो क्या लिख दिए हैं, Na+, और यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, Cl-। अब ये जो V+ है, V- का मतलब क्या है, V+ माने कितने प्लस हैं, तो इसमें कितने प्लस हैं, 1, तो यहाँ 1 लिखा नहीं है। यदि यहाँ 2+ होता तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, 2। समझ में आ गया।
यदि यहाँ पर 3 माइनस होता तो यहाँ पर क्या लिखता 3, लेकिन यहाँ कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। पर नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या माना जाएगा, एक ठो प्लस है और एक ठो क्या है, माइनस है। ऐसा v प्लस का और v माइनस का मतलब है धनायन और ऋणायन को कितनी संख्या है। ठीक, अब कुलरास के नियम के अनुप्रयोग पूछा करता है। कुलरास का नियम समझ में आ गया है ना, क्या है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता सभी धन आयनों और ऋण आयनों की अलग अलग सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुलरास के नियम के अनुप्रयोग समझते हैं, ये किस काम में आता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो इसमें दो चीजें इससे निकाल सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता की हम सटीक गणना कर सकते हैं। जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं ना, जैसे एस्टिक अम्ल है जो पूरी तरह से आयनित नहीं होते, तो उसको भी हम उसकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता सामान्य विधि से, जैसे हम लोग अभी वहाँ चालकता सेल से निकाले थे ना चालकता, उससे नहीं निकाल सकते। तो उसको निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कुलरास के नियम। प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता आसानी से निकाली जा सकती है, दुर्बल की नहीं निकाली जा सकती है। तो दुर्बल को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कुलरास के नियम का। फिर अगला क्या है, दी गई सांद्रता पर वियोजन की मात्रा की गणना करना और वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करना, ये दो काम है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है 2 ही नंबर में कि कुलरास का नियम लिखिए और इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको कुलरास का नियम लिखना है, अनुप्रयोग यही लिखना है कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं और वियोजन स्थिरांक की और वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं, दो चीजें। ठीक है, अब कैसे कैसे करें, मान लो इसमें क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण सहित देखो, सबसे पहले दुर्बल विद्युत अपघट्ट के मोलर सांद्रता हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए कैसा करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल एक क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, उच्च सांद्रता पर बहुत कम वियोजित होते हैं। वियोजित का मतलब ये है कि उसके आयन कम टूटते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल के 10 अणु डाले, कितने अणु डाले, 10, तो 10 के 10 न टूट के 2-3 ठो टूटे, बाकी नहीं टूटे, माने प्लस माइनस अलग नहीं हुए, माने वियोजन की मात्रा क्या है, उसकी कम है। पर यदि हम तनुता बढ़ाते जाएं तो वियोजन की मात्रा में भी तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। माने यदि हम उसको पतला करते जाएं, विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाते जाएं, पानी उसमें और डालते जाएं, तो उसमें जो वियोजन होगा, उनके आयनों का टूटना होगा, वो और तेजी से होने लगेगा, टूटता जाएगा, जिसके कारण मोलर चालकता का मान बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। और जिसे हम किससे ज्ञात करते हैं, कुलरास के नियम से ज्ञात करते हैं। ऐसा समझ लो कि इसमें था 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में 10 अणु हैं किसके, एस्टिक अम्ल के। ठीक है, 10 अणु में 3 अणु क्या हैं, ये वियोजित हो गए, बाकी टूटे नहीं। लेकिन इस पानी को मैं बढ़ा दिया, ये 2 लीटर की जगह मैं क्या कर दिया, मान लो ये 1 लीटर की जगह क्या कर दिया, 2 लीटर। अब 3 अणु की बजाय ये कितने हो गए, 7 अणु क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, फिर इसमें और पानी बढ़ा दिया, मान लो यहाँ 5 लीटर कर दिया, तो पूरे 10 के 10 अणु क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो अनंत तनुता पर ये अणु क्या हो जाते हैं, इनके आयन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, माने वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम इसको फिर किससे ज्ञात करते हैं, कुलरास के नियम। कुलरास के नियम कहता, कुलरास के नियम किसके लिए, अनंत तनुता के लिए। जब ये ऐसा विलयन बना लो, जब विलयन क्या हो जाए, अनंत तनुता पर आ जाए, तब कौन सा नियम लगा सकते हो, कुलरास का नियम। अब कुलरास के नियम से मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके उदाहरण हम अलग से समझेंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें हम पढ़े थे कि वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं और वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा कैसे गणना करना है, इसको पढ़ लोगे तो वियोजन की मात्रा की परिभाषा बन जाएगी। अल्फा माने वियोजन की मात्रा है, तो क्या है ये है मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वियोजन स्थिरांक। समझ में आ गया, ये वियोजन की मात्रा कहला गया। तो कह सकते हैं कि वियोजन की मात्रा किसके बराबर होती है, वियोजन की मात्रा विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर, या हाँ अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं।
ठीक, क्लियर हो गया। तो कभी कभी यही पूछेगा कि वियोजन क्या है, अल्फा क्या है ना। अब यहाँ पर वियोजन स्थिरांक की गणना है, और कभी कभी ये भी पूछता है ओस्टवाल्ड के तनुता नियम से क्या मतलब है ना। तो बीच में कोलरास का नियम घुसा, उसके भीतर कौन घुस पड़ा, ओस्टवाल्ड भी घुस गया। ये वियोजन स्थिरांक की मात्रा ज्ञात करता है। तो ये क्या करता है, इस नियम के अनुसार है क्या, एस्टिक अम्ल जैसे दुर्बल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का समीकरण निम्नलिखित होता है। ये सूत्र होता है। के ए का मतलब है वियोजन स्थिरांक, सी का मतलब सांद्रता है, विलयन की सांद्रता कितनी है, अल्फा स्क्वायर क्या है, वियोजन की मात्रा। बस इस सूत्र को आपको याद रखना है, ये वाला सूत्र। ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहलाता है। ये क्या कहलाया, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। माने अनंत तनुता पर यदि आपको वियोजन की मात्रा पता है, सांद्रता पता है, तो उससे आप वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हो। अब इसके आगे कैसा आया थोड़ा सा देखना। ये सी लिखा है, और ये क्या लिखा है, अल्फा। अल्फा का मान देखो यहाँ क्या है, लेमडा एम अपॉन लेमडा इंफिनिटी अपॉन एम। इसमें इसका स्क्वायर है, तो इसका मान रख दिया हूँ। अल्फा का मान देखो, ये लेमडा एम अपॉन में ये सीमांत मोलर चालकता है। अब इसका इसमें क्या है, अल्फा का स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया, यहाँ भी स्क्वायर लग गया। यहाँ पर क्या कर दिए हैं, अल्फा का मान रखें। फिर से देखो, ये जो मैं इतना बोल रहा हूँ, ये किसका मान है, देखो तो ये किसका मान है, अल्फा का। फिर मैं स्क्वायर क्यों लगाया हूँ, क्योंकि अल्फा में क्या लगा है, स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो, एक लिखा है, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखा है, अल्फा। अल्फा का मान ये लेमडा एम अपॉन लेमडा इंफिनिटी एम है, ये इसका मान रख दिए। ठीक है, अब देखो यहां से अब क्या कर दिए हैं, इसका गुणा इससे करेंगे, एक से, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। अब बटे में ये भी आएगा, तो ये दो ठो तो एक ठो कट जाएगा, इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा। ये सूत्र समझ में आया। फिर से देखते हैं क्या है, के ए बराबर, सूत्र बोलो क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर, फिर बताओ माइनस अल्फा। ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सी लिखे, अल्फा स्क्वायर का मान क्या है, देखो, सॉरी ए लिख दिया, क्या है ये, लेमडा, है ना। सी, और ये लिख दूं क्या, हाँ लेमडा, अरे फिर से हो गया, समझो, एम अपॉन में क्या हो जाएगा, ये एम, ये, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर, अभी मैं ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, वन माइनस ये लेमडा एम अपॉन लेमडा इंफिनिटी, इंफिनिटी लगा दो या जीरो लगा दो, एम। ठीक है, और ये कोष्टक बनाओ या ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसका मैं स्क्वायर खोल देता हूँ, तो क्या बनेगा, हाँ ये एम, सॉरी एम है, यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, लेमडा जीरो एम, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, बटे में देखो इसका गुणा इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लेमडा एम, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, लेमडा एम, और ये क्या हो गया, जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये कि ये इससे एक ठो कट जाएगा, ऊपर क्या बचा देखो, सी लेमडा एम, स्क्वायर भी बचा। ठीक है, और नीचे देखो ये वाला नीचे आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इंफिनिटी एम, और कोष्टक में लेमडा एम इंफिनिटी और माइनस लेमडा एम। ये इस तरह से सूत्र आ जाता है। तो मेन आपको ये याद रखना है। क्लियर हो गया इतना, ठीक।